बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर फरा। मैं हूँ इमाद। इंसान अपनी उम्र से या अपने कद से बड़ा नहीं होता। आज सुबह का आगाज है तो अच्छी बातों से करते हैं। इंसान अपने काम से बड़ा होता है। हमेशा हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर किए हैं। छोटी एज से बड़ी उम्र तक तो गए हैं, मगर उस उम्र के साथ साथ गुजरते गुजरते, यानी क्या कहना चाहिए, गुजरती उम्र के साथ साथ उन्होंने कैसे कैसे मुश्किलात सही हैं और उसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और एक कामयाबी की जिंदगी गुजारते आ रहे हैं, अभी भी गुजार रहे हैं। और आज भी हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है और ऐसे ही मेहमान हैं जिन्होंने बहुत कुछ, मेरे पास पूरी लिस्ट मौजूद है कि वो क्या क्या काम कर चुके। मैं उनका इंट्रोडक्शन सिर्फ ये कह के करवाऊंगी आपको। जी, हमारे पास मौजूद हैं ब्रिगेडियर राशिद सदीकी रिटायर्ड साहब, और साथ साथ मैं बताती रहूंगी कि वो क्या क्या काम कर चुके हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं। और साथ उनको सितारा इम्तियाज मिलिट्री भी मिल चुका है 2003 के अंदर, और उसके अलावा बहुत सारे क्या कहते हैं की पोस्टों पे भी रह चुके हैं, जिनके बारे में आपको हम बताएंगे कि हम किन किन जगहों पर बताते हैं। वो इस टाइम ग्रुप एडवाइजर हैं। मगर सबसे पहले तो मैं आपको डायनामिक वर्ल्डवाइड। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। सर, सबसे पहले तो आपको K21 न्यूज़ के 6 साल होने पर आपको भी मुबारकबाद, और आपको भी मुबारकबाद, और आपको भी मुबारकबाद। और K21 न्यूज़ हमारे 6 इयर्स कंप्लीट हो गए हमारे चैनल। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और K21 ने K21 में 6 इयर्स में काफी सारी काफी लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया है, काफी प्रोग्राम्स भी करवाए हैं और मजीद कराची की आवाज है सर। कराची में क्या कहते हैं, जो कराची के इशूज हैं, अब तो कराची से बाहर के भी इशूज कश्मीर तक पहुंच गया है K21, तो इशूज को हाईलाइट करने में K21 का बहुत बड़ा किरदार है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है सर। हमारी फोर्सेस जो है, मैं उनको हमेशा सल्यूट करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। हमेशा हर फख्र है हमारे पाकिस्तान का हमारा। और आप भी रिटायर्ड हैं लेकिन ब्रिगेडियर रह चुके हैं और बहुत से आपने ऐसे काम किए हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि किस एज से आपने काम करना शुरू किया? देखिए, मैं जब पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन की थी जी, उस वक्त मैंने FSC का एग्जाम दिया था, रिजल्ट नहीं आया था। आई वॉज 17 years of age when I joined. Yes. तो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ माय करियर। वहाँ से मैंने शुरू किया था। ठीक है। और फिर एकेडमी में ट्रेनिंग हासिल की। ट्रेनिंग हासिल करने के बाद फिर मैं एक यूनिट ज्वाइन की, जो कि इन्फेंट्री यूनिट है, फाइटिंग आर्म। और इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिट। उसको आई वॉज लकी टू गेट दैट। और वो अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में, तो आपको अच्छी यूनिट मिल जाती है, ठीक है, और आपकी अपनी चॉइस की यूनिट मिल जाती है। अच्छा। तो अल्लाह ताला का बड़ा करम था कि मैं उसमें मेरे अच्छी कारकर्दगी रही और मुझे अपनी मर्जी की यूनिट मिली और अपनी मर्जी की मुझे रेजिमेंट मिली। आपको फौज में जाने का शौक था या फैमिली की तरफ से था कि फैमिली में कोई घर में आपके फादर या कोई और बड़ा जो है वो फौज में था? बिल्कुल सही कहा आपने, बड़ा अच्छा सवाल है। मेरे वालिद साहब फौज में थे माशाल्लाह। और वो जब फौज में थे तो मुझे इतना फौज का पता नहीं था, और नॉट दैट कि मैं बहुत छोटा था, उनके साथ मैंने तालीम, वो जहाँ जाते रहे हम भी जाते रहे। फौज का मुझे फेयर आइडिया था। लेकिन मैंने बेसिकली अप्लाई, आई वाज सिलेक्टेड बेसिकली फॉर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। आर्मी की एक ब्रांच है, वो नई खुली थी, वरना तो एयरफोर्स वाले कराते हैं। और ये इमीडिएटली लड़ाई शड़ाई के दिन थे, 1971 की बात थी। और आई वाज स्टडिंग इन FSC। तो उन्होंने फिर वहाँ पे मैंने उसके लिए अप्लाई किया और मैं सिलेक्ट हो गया। जब वहाँ सिलेक्ट हो गया तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप नॉर्मल फाइटिंग आर्मी ज्वाइन करें, इंजीनियरिंग की अभी तो हमारे पास नहीं, हमें ये लोग चाहिए। फिर मैंने कहा कि उसका जोश जज्बा भी था। और उस ज़माने में मेरे वालिद साहब जो थे वो ईस्ट पाकिस्तान में थे और वो कैद हो चुके थे। हाँ, तो मैंने कहा कि ये फिर आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए, और एक जोश जज्बा और आ गया। तो उस हिसाब से मैंने ज्वाइन की। मेरे पर कोई फैमिली का प्रेशर नहीं था, इट वाज माय ओन चॉइस, मेरी अपनी चॉइस, अपनी मर्जी से किया। अक्सर क्योंकि बच्चे जो है भाग जाते हैं, इतनी सख्त ट्रेनिंग होती है, तो आपके दिमाग में आया तो होगा कभी सख्त, क्योंकि ट्रेनिंग बड़ी सख्त होती है। नहीं, वो मेरे दिमाग में नहीं आया, क्योंकि मैंने अपने वालिद साहब को देखा था। हालांकि वो कोर ऑफ सिग्नल्स में थे, उनकी इतनी ज्यादा रिग्रेस नहीं होती है जितनी ट्रेनिंग, और आपको ऑपरेशनली आपको इन्फेंट्री या फाइटिंग आर्म में काम करना पड़ता है। ठीक है। बट मुझे था
ये तो शौक था कि मुझे कि फौज से एक मुझे देखकर एक जोश तो अंदर चढ़ता था, आपके वो होते ना रोटे खड़े हो जाना, जी जी जी, वो तो होता था मेरे अंदर, वो एक चीज तो शुरू से थी। और क्योंकि आपका पता है ना कि ये 16-17 साल की एज तो इतनी पुख्ता तो होती नहीं है, तो जब ये निकला, मैं इंजीनियरिंग करना चाहता था, जब ये निकला तो मेरे वालदा थी, उन्होंने कहा बेटे तुम रुक जाओ, फिर खुलेगा तो उसमें चले जाओ। मैं कहने अब मैंने जाना इसी में ही है। तो आप एज अ कैप्टन आप क्या कहते हैं, आप डिप्यूटी जब आपने जब इंजीनियरिंग तो की नहीं ना, इंजीनियरिंग नहीं की थी, मगर जब आप सेलेक्ट हुए तो जब नहीं तो कैडेट सिलेक्ट हुआ, कैडेट सिलेक्ट हुए, वहाँ फिर आपने पढ़ाई शुरू की। वहाँ ट्रेनिंग देते हैं, वहाँ पे आपको एकेडमिक एजुकेशन भी देते हैं और आपको मिलिट्री ट्रेनिंग भी देते हैं। दोनों ट्रेनिंग देकर फिर वो आपको एक प्रॉपर 2 साल में, 2 साल में आपको ग्रेजुएट करते हैं। लेकिन हमारा क्योंकि लड़ाई उसी वक्त खत्म हुई थी और आर्मी में लोगों को ऑफिसर्स की जरूरत थी, तो उन्होंने हमारा कोर्स शॉर्ट कर दिया था। अच्छा, तो बजाय हमने 2 साल ट्रेनिंग कंप्लीट करने में हमने 6 महीने में उन्होंने फारिग कर दिया। तो ये तो आपके लिए बड़ा लकी रहा। हमारे लिए तो हाँ लकी तो था, लेकिन ये भी था कि कुछ सारी ट्रेनिंग, कुछ जो एकेडमिक ट्रेनिंग थी वो उन्होंने थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज करके हमें मिलिट्री ट्रेनिंग का पूरा डोज दे दिया। तो पहला रैंक आपको क्या? मैं सेकंड लेफ्टिनेंट होता है। सेकंड लेफ्टिनेंट? हाँ, सेकंड लेफ्टिनेंट होता है। और जो मैंने यूनिट ज्वाइन की थी इधर ही रन ऑफ कच्छ में, मेरी यूनिट थी उस वक्त, रन ऑफ कच्छ। हाँ, और जब मैं यूनिट में आया था तो एक जो बाद में मुझे यूनिट वालों ने बताया, क्योंकि 17 इयर्स की एज में मैंने ज्वाइन की थी एकेडमी, विद इन 6 months आई वाज एन ऑफिसर। तो वो लोग थे कि कहीं ये भाग ना जाए, और भाग जाएंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी। ये बहुत ही कोई रार कंडीशन में ये कोई पहला मैंने उन्होंने कहा ये यूनिट की बड़ी बेइज्जती है हमारी अगर कोई ऑफिसर भाग जाए। तो उन्होंने क्वाइटली एक मेरे पीछे बंदे लगाए हुए थे 2। अच्छा कि भाई इनके पर नजर रखो कि भागे नहीं, हाँ कि भाग ना जाए, क्योंकि एक आप मैं देखे ना एकेडमी से मैं गुजर के जा रहा था, उससे पहले मैं शहरी जिंदगी गुजार किया था, एकदम से मुझे जंगल में बयान में डाल देंगे तो देयर आर चांसेस कि मैं भाग जाता, लेकिन मैं ऐसी बात नहीं थी। उन दिनों में कोई ऐसा कोई वाकया आपके साथ जो पहला कोई वाकया जो याद हो आपको अभी तक कि हाँ कि जब मैं पहली पोस्टिंग ली मैं गया एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट, और कोई ऐसा वाकया हुआ जो आपको आज तक याद हो? हाँ, हम वहाँ गए तो कैंप लाइफ थी, क्योंकि बॉर्डर पे थे, और बॉर्डर में जब जाते हैं तो हमारा बड़ा एक अजीब सा तरीका होता है कि खाना जो है दोपहर का खाना और रात का खाना जो होता है ना वो इकट्ठे सारे खाते हैं। सही। और क्योंकि मेरी यूनिट एक बहुत पुरानी यूनिट थी, मतलब 1858 में रेज हुई थी यूनिट, तो आप खुद सोचते हैं कोई 2 साल पुरानी तो यूनिट है तकरीबन 200 साल पुरानी। 200 साल पुरानी। तो जब वहाँ गए तो उनकी ट्रेडिशंस बनी हुई होती, उनके जो पुराने वेटर्स होते हैं वो वही चल रहे होते हैं, और वो आपको सर्व कर रहे होते हैं। और हमारे यहाँ तो यही होता है ना कि अगर उस जैसे फाइटिंग आर्म में मैं गया हूँ तो मेरा बेटा भी उसी यूनिट में जाएगा, क्लेम करके जा सकता है। ठीक है। तो जो उस जगह के वेटर्स और जो बार्बर शार्बर होते हैं वो उन्होंने देखा होता है आपके वालिद वगैरह को, तो वो कहते हैं भाई तो आपके वालिद साहब तो ये करते, तो आप तो गलत काम कर रहे हैं, आपको ये काम मैं नहीं करने दूंगा, जो भी वो। ये बड़ा मुश्किल लगता होगा, बिल्कुल सही बात है। और आप परेशान होते थे कि भाई मैं तो अफसर बन के आया हूँ और ये वेटर है मुझे सिखा रहा है, लेकिन वो एक वो इंस्टीट्यूशन है, वो भी बिल्कुल, दे आर आल्सो इंस्टीट्यूशन इन इटसेल्फ। वही चीज फिर आपकी पूरी जिंदगी को लेकर चलती है। तो जब मैं वहाँ गया तो सारे एक सीओ होता है वो बैठे हुए थे, तो उन्होंने सारे खामोश बैठते हैं। जो हमारे जैसा लोग जाते हैं ना सेकंड लेफ्टिनेंट यूनिट में पहला जाते हैं ना, तो उसके लिए वो हमारे एथिक्स ये हैं कि ही शुड बी सीन एंड नॉट हर्ड। हम बैठे रहेंगे खामोश, बातें सुनेंगे, ये करेंगे, बोल नहीं सकते हम। सही। बोल के वो ऐसी बीच में बड़े बात कर रहे हैं, बीच में बोल पड़े, तो वो उस तरह नहीं बोलने देते। हाँ, आपसे पूछा जाए तो आप जरूर बोलें, बताएं, बट आप सिर्फ देखेंगे, हाँ आपने बोल नहीं सकते। तो वो फिर हमें उन्होंने सिखाया, पूछा भाई आपको चेस खेलनी आती है, आपको ब्रिज का ताश के जो खेलते हैं ब्रिज खेलनी आती है, बिकॉज फील्ड लाइफ में थे हम। तो मैंने कहा चेस मुझे आती है ज़्यादा, ब्रिज नहीं आता। उन्होंने सिखाया सारा। अच्छा। और उसकी मजी, और वो गलत करें या कुछ करें तो वो डांट डपट होती थी। अच्छा, उसके बाद फिर वहाँ पर हम बैठे होना, तो हमारे अब सेकंड लेफ्टिनेंट के सामने तो लेफ्टिनेंट कर्नल बहुत बड़ी चीज़ होता है, और हम नए आए यूनिट, तो वो हम 2-3 और सेकंड लेफ्टिनेंट भी आए जो थे वहाँ पे यूनिट में।
तो अचानक वो टीवी लगा हुआ था तो उसमें कौमी तराना आया तो वो कर्नल साहब खड़े हो गए, टेंशन। तो एक हाथ हमारा जो था वो थोड़ा स्लोली उठा, तो उनको गुस्सा आया कि भाई ये तो इतना आया नहीं, सारे अटेंशन हो गए भाई। हालांकि भाई कोई चाय पी रहा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई चेस्ट में लगा हुआ है, वो सारे छोड़ के सारे अटेंशन खड़े हो गए। वो एक था नया, वो बेचारा थोड़ा स्लो था या वो सोच में पड़ा, तो गुस्सा आ गया। अब उसको तो भाई बजाय उसको खाली सजा लगाने हम सबको लगाई। अच्छा सजा ये होती थी कि भाई वो बुला लिया हमें, उसने जो लेफ्टिनेंट्स में जो सीनियर लेफ्टिनेंट होता था उसकी जिम्मेदारी होती थी। ठीक है। उसमें कब वो बता देते थे कि भाई इनको सिखाओ, टीच देम मैनर्स। वो आ जाता था, वो भी कम हियर, व्हाई डिड यू मिसबिहेव लाइक दैट, व्हाई डिड यू स्टैंड अप। तो हम सारे कुछ खड़े हो गए, सॉरी। उसने कहा हमने तो खड़े हुए थे। फिर उसने बताया कि जी अब आप जो है ये रात को जाएंगे, आपके साथ 10 आदमी और होंगे पेट्रोल फौजी, और एक पेट्रोल लेकर जाएंगे और नक्शे पे इधर 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 पता नहीं कोई 50-60 किलोमीटर का रास्ता बना दिया कि इधर इधर आप जाके आएंगे और इधर यहाँ मिलेगा, इधर वो आदमी मिलेगा, उससे मिलेंगे। ये सजा मिली थी आपको? हाँ। और जो हम गए शाम को निकले तो सुबह ही पहुंचे थे। अच्छा, अब सुबह थके मारे पहुंचे, हमने कहा यार चलो थोड़ा रेस्ट करते हैं। उन्होंने कहा नहीं भाई आप इधर आए, उसी लेफ्टिनेंट ने बुला लिया हमें। अब बाकी जो कैप्टन मेजर शेजर तो अपने टेंट में सो रहे हैं, कुछ नहीं। हमें बुला लिया उसने कहा कि जी आप बताओ भाई, डीब्रीफिंग करो कि कहाँ कहाँ गए थे, क्या हुआ, किस कंपास बेरिंग पे निकले थे, कितना यहाँ से वहाँ फासला था, क्या किस तरह से तुमने अपना रूट चार्ट बनाया, वो सारा पूछ पाछ के हमसे। तो ये आपका जो ऐसा वाकया है जो आपको हमेशा ये तो शुरू में ही हमारे साथ ये पेश आया। उसके बाद फिर वहां पे क्योंकि यूनिट में जाते हैं तो उनके अपना ट्रेडिशन बनी हुई है। जी जी। उस जमाने में पाइप पीने का बड़ा शौक था लोगों को, पाइप लगाया हुआ है और मुख्तलिफ किस्म का आयरन मोर का डब्बा रखा हुआ है, सफाई कर रहे हैं सब ने। तो सीनियर तो लोग पे रहे थे। अब मुझसे उन्होंने पूछा कि तुम भाई ये पीते हो तो सिगरेट वगैरह? मैंने कहा नहीं। कहते हैं फिर तो बड़ा मुश्किल काम है, ट्राई करो। मैंने कहा मैं तो नहीं ट्राई करता। तो बहरहाल वो अपने एक मतलब एक अपनी देयर इज अनदर इज ऑल टुगेदर अ न्यू लाइफ, इज अ डिफरेंट लाइफ। बिकॉज आप देखें अगर वो ये ना करें तो आप तो कट मारेंगे वहां पे, अकेले बैठे हुए टेंट के अंदर, ना लाइट है, लालटेनें जल रही या वो जलते थे वो क्या कहते सर, हैं। बड़ा आपको वो लगता है, जाहिर सी बात है जब आप ट्रेनिंग करते हैं और टेंट में है, लाइट भी नहीं है, रोशनी भी नहीं है, हवा भी नहीं है, मतलब जो पेट्रोमैक्स नहीं तो गैस भर के वो लाइट जलती है जिससे, वो लग्जरी थी, वो हमें नहीं मिलती थी, वो सीनियर लोगों के लिए या मेस में होती थी। तो आप अपनी सिविलियन लाइफ को फिर बड़ा मिस करते हैं? वो मैं या तो सिविलियन लाइफ तो देखी नहीं थी ना, कॉलेज लाइफ से सीधे उधर आ गए। चलिए उससे पहले तो कॉलेज आपने को एजुकेशन से पढ़ी या को एजुकेशन से? तो को एजुकेशन में आप कॉलेज में थे तो कोई कभी कोई क्रश व्रश आपका कोई पसंद करते थे? और चक्कर ये है कि आपने थोड़ा सा सेंसिटिव बात कर ली है। नहीं, मैं पढ़ता रहा हूँ को एजुकेशन में, सेंसिटिव बात करनी को एजुकेशन में मैं पढ़ता रहा हूँ। एंड आई वाज very much liked by the girls in the school and the college, junior as well as senior. माशाल्लाह अभी इतने हैंडसम हैं तो and my own my classmates also. and उसमें 2-3 रीजन थे कि एक तो ये था कि मैं मिसबिहेव नहीं करता था, ठीक है, and I was used to behave with them very like a gentleman. तो वो मुझसे मजाक कर रहेंगी, बैठ जाएंगी, चीजें मांग लेंगी, मेरे लिए चाय ले आएंगी, कोई मुझसे भी मांग लेती थी, मैं और मुझे भी खातिर करती थी। तो बाकी जो लड़के होते थे ना वो मुझसे बड़ा जलते थे कि यार इसके साथ सारे फ्री हो जाते हैं। बल्कि कई तो ऐसे आते थे, वो कहते थे यार मेरा जरा पैगाम ये लेटर, सर उस जमाने में भी ये चीजें चल रही, ये लेटर मेरा उसको दे देना। तो मैंने कहा यार वो तो मैं कहेगी कि तो अच्छा तमीजदार आदमी था, ये लोग लड़कों के लेटर दे रहे। मैंने कहा तो ये तो यार मैं नहीं कर सकता। उन्होंने कहा नहीं आप मेरा क्या कर दें और बड़ा सिफारिश कर दें, हाँ मिलते तरले करें ना। यानी कि आपकी कॉलेज लाइफ भी बड़ी मजेदार गुजरी, साथ ही अच्छा साथ था। फिर आपने जैसे ही ये जॉब के साथ साथ चीजें और ज्वाइन की, या जब आप रिटायर्ड हो गए तो फिर आपने दूसरी जगहों को ज्वाइन किया? जिसमें देखिए जब आप आर्मी में होते ना तो यू कांट डू एनीथिंग एल्स, यू हैव टू बी टोटली devoted and dedicated to the profession. Right. That is what is the requirement. That is why our institution is like that. Right. और वो खुद आपको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, मुख्तलिफ ट्रेनिंग, और आपकी ट्रेनिंग आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है।
ठीक है जी, आपकी परफॉर्मेंस के बारे में हम सुनेंगे, मगर यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं आपने जाना नहीं है, हम जल्दी से जाते हैं और जल्दी से आते हैं। वापस आते हैं आप। वेलकम बैक जी, वापिस आ चुके हैं। वेलकम हम दोनों की तरफ से है और सच से बातें हो रही हैं, बहुत ही अच्छी, बहुत ही मजेदार। सर, जैसे कि ब्रेक में हम आपसे पूछ रहे थे कि वाकयात तो बहुत होते हैं जाहिर है आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में, लेकिन आपकी ट्रेनिंग में, आपकी जॉब में बहुत से किस्से हैं। अगर हम सुबह से रात तक बैठे रहे तो खत्म नहीं होंगी। तो इमाद साहब, जैसे आप तो बात करते हुए मेरे रोंगटे एग्जैक्टली, हम अपने फोर्सेस के लोगों को देखते हैं, मोहब्बत करते हैं अपने फोर्सेस से, और उन्हीं की वजह से आज हम सारे इतने सुकून से रह रहे हैं। इतना अरसा पीरियड आपने आर्मी में गुजारा, माशाल्लाह ब्रिगेडियर लेवल तक आप आए, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें देखी होंगी आपने जो आम इंसान को पता ही नहीं है कुछ। बिल्कुल ठीक है, कुछ ऐसे वाकयात बताएं, कुछ ऐसा बताएं जो नहीं, उससे पहले ये बताएं कि आपकी पोस्टिंग कितनी हुई है? अच्छा देखें, मैं आपकी आर्मी की जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि आप पर डिपेंड करता है कि हाउ मच यू कैन एक्सेल इन द आर्मी। ठीक है, उसकी 3-4 चीजें हैं जी। एक है कि आपके कोर्सेज पे जब आप जाते हैं जी, उस जगह आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक हो गया, ठीक है ना, 1। नंबर 2, जहाँ आपने यूनिट में या कहीं नौकरी कर रहे हैं उधर आपकी रिपोर्टें कैसी लिखते हैं, हर साल आपकी रिपोर्ट लिखी जाती है। और कोर्सेज करने के बाद फिर उसकी पोस्टिंग्स भी, अगर कोर्स अच्छा किया है तो आपको अच्छी अपॉइंटमेंट्स मिलेंगी, आपको लेडर्स नजर आ रही होंगी। अच्छा। अगर आपने कोर्स अच्छा नहीं किया है तो देन यू वुड नॉट बी ऑन अ फ्लाइट अपवर्ड। आप फिर कहेंगे कि स्लोली एंड ग्रेजुअली दैट यू वुड मूव एंड यू विल गो अप टू सर्टेन लेवल टिल सच टाइम कि कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट बीच में आते हैं जहां आप यू कैन करेक्ट योरसेल्फ। तो आपने कर लिया तो ठीक है। तो इसका बॉटम लाइन यही है कि अगर आपने शुरू के बेसिक कोर्स अच्छे कर लिए ना तो फिर आप एक लाइन में एक फाउंडेशन लग जाती है। अच्छा, उसके हिसाब से फिर होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गॉड वाज वेरी काइंड टू मी एंड उसमें मैंने मेहनत भी की और शुरू से मुझे जो अपॉइंटमेंट्स मिली हैं वो बहुत अच्छी मिली हैं। आपका बेस्ट ऑफिसर जो सेलेक्ट करते हैं इन द जूनियर रैंक, दैट इज कैप्टन के रैंक में, वो होता है इंस्ट्रक्टर इन पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, बिकॉज ही इज द मिरर इमेज ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड उसको वो फॉलो करते हैं, एमुलेट करते हैं। ठीक है, कि ये उसको कि एंड ही इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर देम, और मोटिवेशन भी उसी से। और वो भूलता सारी जिंदगी आदमी नहीं भूलता। मैं अपने प्लेटून कमांडर, उसको प्लेटून कमांडर्स बोलते हैं। ठीक है, तो मुझे आई वाज सिलेक्टेड देयर। अच्छा, उसके बाद उस जमाने में हमारा एक कैप्टन के रैंक में मैंने 2 अपॉइंटमेंट ली अच्छी। एक ली, आई वाज इंस्ट्रक्टर इन स्कूल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस, उधर मैं 3-4 साल मैंने पढ़ाया। उसके बाद 4 साल मैं पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में रहा। 2 कोर्सेज मैंने वहाँ पे चलाए और अल्लाह का शुक्र है जिन जो पौधे मैंने लगाए थे वो आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल्स तक बने। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है ना। तो एक आपकी देयर इज अ फेदर इन योर कैप इफ यू बिकम अ प्लेटून कमांडर इन पीएमए। दैट इज अ ड्रीम ऑफ ऑल द आर्मी ऑफिसर्स वंस दे कम इनटू द आर्मी के मान जाए। तो अल्लाह ताला ने मेरी मदद की और मुझे वो ओहदा भी दिलवाया। उसके बाद फिर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, ये कैप्टन्स की रैंक की मैं बात करूँ, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट मेजर आ जाता है। उसके बाद रैंक, मेजर की रैंक की पोस्टिंग्स जो है ना, बेस्ट पोस्टिंग्स हैं टू बी अ स्टाफ ऑफिसर इन अ ब्रिगेड हेडक्वार्टर, और वो स्टाफ ऑफिसर को बोलते हैं ब्रिगेड मेजर। ब्रिगेड में बिकॉज वही पूरे ब्रिगेड में जितने भी यूनिट्स होती हैं, 3-4 यूनिट्स होती हैं, और उसकी सारी कोऑर्डिनेशन और पूरी प्लानिंग जो ब्रिगेड कमांडर साहब होते हैं उनके साथ वही मदद करता है और वही सारा कर रहा होता है। वो गाइड करते हैं, बाकी काम वही करता है।
और ब्रिगेड मेजर आप तब जाते हैं कि उससे पहले आपने स्टाफ कॉलेज कोर्स किया होना चाहिए। सही। और स्टाफ कॉलेज में अच्छी ग्रेड लेंगे तो फिर आप वहां जाएंगे। तो यानी कि वो चीज हम सर से इतना सीख रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है कि सर हमें बता रहे हैं कि कौन सी पोस्ट का क्या काम होता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम होता है कम और हमने जल्दी बढ़ना है आगे, तो सर आपकी इसी बात को आगे ले जाते हुए तो पोस्टिंग, वो बात हमारे बीच में रहेगी कि कितनी पोस्टिंग हुई हाँ, आपकी। अच्छा, उसके बाद फिर मैं प्रमोट हो गया इन माय ओन टाइम, और प्रमोशन में मैंने मेरी अपनी, ये भी एक बड़ा एजाज होता है कि जिस यूनिट में आप आए हो उसी यूनिट को आप कमांड करें एज लेफ्टिनेंट कर्नल। तो मैंने उसी यूनिट को कमांड किया, और उस वक्त मेरी यूनिट जो थी कश्मीर में गई थी, मैं बल्कि खुद यूनिट के साथ गया था, और वो जगह है कश्मीर में हाजी पीर पास। सही है। और आगे वो उड़ी का नाम आपने सुना होगा, वो सामने नजर आती है, उड़ी नीचे वैली में थी। सही। उस जगह हम मुझे मेरी यूनिट को डिप्लॉय किया गया ताकि वो इलाके को प्रोटेक्ट करें, और उधर ही जाके मैं प्रमोट हुआ। सर लड़ाई वड़ाई हुई? हाँ, वहाँ पे जब मैंने गया था तो वो 91 था, 1991, और 1991 में वहाँ पर बॉर्डर जो था, लाइन ऑफ कंट्रोल वाज वेरी हॉट, और वहाँ पे आर्टिलरी फायर भी हो रहा था, और बहुत सारी गहमा-गहमी थी। और उसमें थोड़ा सा चुटकुला ये भी है कि मैं आई वॉज न्यूली मैरिड एंड मेरी आई हैड अ डॉटर फ्यू मंथ्स ओल्ड। अच्छा। तो वो मैं उनको भी ले गया साथ। अच्छा, वहाँ पर तो ऊपर तो बंकर्स हैं जहाँ मेरा हेडक्वार्टर था, वो कोई मेरे ख्याल से 1200 मीटर अबव सी लेवल था। ठीक है। 1200-1300 मरी के से ऊपर था, मरी से ऊपर उसकी हाइट थी। और वहाँ पर तो रख नहीं सकते थे, लेकिन उससे नीचे एक वैली थी, वहाँ पे इजाजत थी फैमिली रखने की। ठीक है। लेकिन ज्यादातर मेरी फैमिली जो थी वो मेरे साथ बंकर में रहती थी। अच्छा। चुप चुप के रहते थे। अब तो कर सकते ना वो राज फाश कुछ अरसे के बाद कर सकते, लेकिन लोगों को पता लग गया था। ये मेरा जो सीनियर ब्रिगेड कमांडर थे उनको भी पता लग गया था। तो अनऑफिशियली ऑफिशियली टेसिट अंडरस्टैंडिंग थी, हाँ, कि भाई ये है, कोई बात नहीं है। तो वहाँ पे था, वहाँ पे बड़े बड़े इंसिडेंट्स होते हैं वहाँ पे। देखे ना, आपके पास एक तो फायर हैजर्ड तो है, फॉर दैट यू आर ट्रेन्ड, ठीक है ना। उसके बाद वहाँ पे क्लाइमेट हैजर्ड्स बहुत हैं, आपकी स्नो स्लाइड्स आ जाती हैं, और वो चल के जब आती हैं तो आपको समझ नहीं आता, अंधेरा हो जाता है बिल्कुल। और मेरे 2 दफा एक दफा मैं खुद स्लाइड में आया था, बच गया। और वहाँ पे क्योंकि बर्फ बहुत पड़ी हुई होती है, 1200-1300 फीट पर तो मीटर पे मेरा हेडक्वार्टर था, लेकिन मेरी पोजीशन उससे और ऊपर थी, उसमें तो और अब चढ़ना पड़ता था, और बर्फ भी पड़ती थी, तो उसमें से पैर भी धंसता है। हाँ, तो अंदाज़ा अच्छा, नहीं अब होता। उसमें स्लाइड से बचने के लिए उसका प्रोसीजर ये होता है कि आप रिज लाइन पे चढ़ते हैं। अच्छा। अगर आप इधर स्लोप में चलेंगे तो बर्फ फिसलेगी, तो वो आपको भी ले जाएगी, फिर आप उसके नीचे धंस जाते हैं। जब बर्फ के अंदर आ जाते हैं तो आपको समझ नहीं आता आपका मुंह ऊपर है या नीचे है। और उसके बाद आप अगर निकलना भी चाहें, हो सकता है आप नीचे खोद रहे हो बर्फ को, बजाय ऊपर जाने, और ऊपर बर्फ आई हुई होती है, लोगों को पता नहीं चलता। कोई आपके सामने ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ? एक दफे मैं खुद आ गया था। अच्छा। लेकिन हम लोगों ने बच गए। उसमें प्रोसीजर ये भी होता है ना कि एक रस्से से बांध लेते हैं, एक दूसरे को बांध के चल रहे होते हैं। हाँ, मुश्किल चीज है जी। हाँ, हमारी फोर्सेस बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं। हाँ, तो एक तो ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। उसके बाद 2 दफा मेरी यूनिट में लोग, हालांकि मेरा एक एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर था, वहाँ से लोग आते थे काम करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन वाले, तो कोई 500-600 गज का फासला था। उधर कभी स्नो स्लाइड आती नहीं थी, एकदम से स्नो स्लाइड आ गई। वो 12-13 लोग जो आ रहे थे वो सारे उसके अंदर घुम गए। 2-3 तो हमने निकाल लिए, बाकी वो अंदर धंसे रहे। और रोज हमारी उधर जाते थे, हम उसको खोद के निकालने की कोशिश करते थे, लेकिन अल्टीमेटली वो निकलते हैं जब बर्फ पिघल जाती है। तब तक तो इंसान, हाँ, तो उस वक्त तक ये है कि आदमी का, काफी सारा आदमी का मोराल डाउन रहता है। फिर उनका मोराल आप रखना एज अ लीडर। और हालात भी वैसे खराब है, मौसम भी खराब है, फायरिंग भी हो रही है, लोग अपनी फैमिली से भी दूर हैं, तो उनको मोटिवेट करके उनसे पूरा काम अच्छा लेना, खुश रखना, ये एक बड़ी एक लीडरशिप क्वालिटी है। सही बात है, बहुत मुश्किल काम है। एक और ऐसा इंसिडेंट हुआ ये कि
उसी जगह हाजी पीर पे जी वहाँ पे आपको पता है ना कुछ पोस्टों में हम ऊपर हैं, कुछ पोस्टों में वो नीचे हैं, जी और कुछ पोस्टों में वो ऊपर हैं और हम नीचे हैं। बिल्कुल तो इस तरीके से लाइन है। तो जो नीचे ऊपर वाले हैं वो नीचे वालों को मारते हैं, नीचे वाले और नीचे वालों को लगाते हैं क्योंकि उनको नजर आ रहा होता है। तो हम हमारी एक पोस्ट थी, आइसोलेटेड पोस्ट जो कि नीचे थी, अच्छा और एक साइड पे हमारी हाई पे पोस्ट थी और उससे थोड़ी सी नीचे इंडियन पोस्ट थी। ठीक है। अब हम वहाँ गए तो हमारे नए कमांडर आए थे, तो मैं उनको पोस्ट दिखा रहा था, तो उनके साथ उनका स्टाफ ऑफिसर था, कैप्टन। ठीक है। तो उसने कैमरा लेकर उनकी फोटो लेने लगा पीछे से। अच्छा। उन्होंने फायर खोल दिया और हम लोग सारे ओपन में थे ओ, और सारों ने क्रॉल कर दिया और घास थी और वो कोई ऐसा रॉक या पहाड़ उनको लगा पता नहीं हमारी कोई तरफ खास पक्की आड़ नहीं थी, सिवाय एलिफेंट ग्रास था जो, उसमें हम जरा सा हिलते थे वो फायर आता, चुच 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 करके इधर से आपके पास गोलियां आ रही होती थी। अब वो हमें वहां फिर आज मुझे बताना पड़ा जो मेरी पोजीशन ऊपर थी, जो उस पोजीशन से ऊपर था कि उसको तो मारो। फिर जब उन्होंने उसको मारा तो हम कोई उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते बाहर निकले वहां से, वरना हम फंस गए थे। हाँ, उसमें हमारा वो कमांडर बेचारे थे, वो भी फंसे हुए थे। हमारे लिए बड़ा वो था, यानी कि बड़े आना का मसला था कि इसको कुछ हो गया तो बड़ी बेइज्जती हमारी यूनिट की। तो वी वर लुकिंग आफ्टर हिम एंड सेइंग दैट कि यार ये खैर। कभी ऐसा हुआ कि आप पोस्टिंग पर हो और फैमिली आपकी जो है वो सिटी में रह रही है? वो इसमें तो सिटी में रहती, लेकिन वो मैं क्योंकि साथ ले गया था और क्योंकि मेरी बच्ची पढ़ने वाले तो थे नहीं, अगर तालीम हासिल कर रहे होते तो मुझे पर फोर्स सिटी में। तो हमारे यहाँ आर्मी में ज्यादातर फैमिलीज अकेली रहती है, क्योंकि बड़ा टर्नओवर बड़ा है जाने का, एक्सरसाइजेस पे निकल जाते हैं, 3-3 महीने तो हम एक्सरसाइजेस पे बाहर रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और बहुत ज्यादा सेहतमंद इसीलिए होते हैं क्योंकि ट्रेनिंग हो रही होती है, एक्सरसाइज हो रही होती है, जिम जा रहे होते हैं, बोलने का तरीका, खाने पीने का तरीका, हर चीज में डिसिप्लिन नजर आ रहा होता है। अच्छा, उधर कश्मीर में एक और मेरे साथ बड़ा अच्छा इंसिडेंट हुआ। अच्छा। कि जनरली तो मैं तो पैदल प्रेफर करता था, ठीक है, लेकिन उधर म्यूल भी कई लोग म्यूल को प्रेफर करते थे जाना। तो हम एक जगह गए, हमने जाके रेकी करनी थी वहाँ, तो और लोग भी थे मेरे साथ, तो वो सारे म्यूल पे, तो उन्होंने कहा भाई आप भी म्यूल पर बैठ गए, तो बैठ गए। अब जब ऐसे चले हम तो अचानक मेरा जो था म्यूल, वो लकड़ी का बारीक सी लकड़ी, तो वहाँ के म्यूल ट्रेंड होते हैं हमारे, सही चलते हैं, वो लकड़ी टूट गई तो म्यूल समेत में नीचे चला गया। तो वो समझे कि भाई ये तो कर्नल साहब तो भाई चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, पता नहीं क्या हुआ। तो खैर वो टू माई गुड लक वो इट लैंडेड ऑन बेली ओवर अ रॉक लाइक दिस एंड आई वाज स्टिल सिटिंग ऑन इट। तो सर आपकी तो 17 साल से गुड लक चल रही है, आपकी ट्रेनिंग 2 साल से 6 महीने की हो गई। फिर आपने जिसमें ट्रेनिंग की उसी को पढ़ाया अपने उन्हीं लोगों को और उन्हीं को ट्रेन किया, तो ये तो वाकई बड़ी एक बहुत, और फिर माशाल्लाह आपको साथ ही साथ आपके जो फादर, आपने बताया था जैसे इन्होंने स्टार्टिंग में कि जब आपने आर्मी ज्वाइन की थी तो आपके फादर बांग्लादेश में थे। बिल्कुल। तो वो उनकी वापसी जब वो गए थे तो उस वक्त मैं पढ़ रहा था। अच्छा। जब वो आए, क्योंकि मेरा कोर्स भी शॉर्ट हो गया था सारा कुछ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर दोबारा आपसे कंटिन्यू करते हैं। एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं, साथ रहिएगा हमारे। वेलकम बैक। बहुत सारी बातें अभी चल रही थी ब्रिगेडियर राशिद सिद्दीकी रिटायर्ड साहब से। कंटिन्यू करते हैं जो बता रहे थे। जी सर, आप अपने फादर के बारे में कुछ बता रहे थे, जल्दी से आपने बता दिया। फादर जो थे, जब मैं गए थे तो उस वक्त मैं पढ़ रहा था जी। जब वो वापस आए तो उस वक्त मैं कैप्टन हो गया था। माशाल्लाह, उनको तो बहुत खुशी हुई होगी। हाँ, खुशी हुई, बिल्कुल हुई। और उनको खैर हमारी खतों किताबत तो थी माशाल्लाह। सर, जिस फोर्स से आप काम करके आए हैं या काम कर रहे हैं, वो तो एक ऐसी फील्ड है जिसपे हम जितनी भी बात करते रहे वो कम है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी किसी हम फोर्सेस के, आर्मी हो, रेंजर्स हो, मिलिट्री हो, उनसे जब हम मिलते हैं तो ये हमारा गरूर है। आप लोगों को हमेशा सैल्यूट है। लेकिन सर, इसके अलावा आजकल आप क्या कर रहे हैं? आजकल तो मैं हूँ एक है डायनामिक वर्ल्ड वाइड लॉजिस्टिक ग्रुप
ठीक है। और इनकी लॉजिस्टिक कंपनी है जिसके अंदर शिपिंग है और फ्रेट फॉरवर्डिंग है। इस किस्म का काम कर रहे हैं एंड आई एम देयर ग्रुप एडवाइजर। ग्रुप एडवाइजर। तो सर सी पैक का भी इसमें कुछ कर रहे हैं आप? सी पैक का इस तरह एज सच तो नहीं कर रहे, लेकिन सी पैक के नाते से अगर कोई लॉजिस्टिक ग्रुप है या कोई एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है, जैसे आपका गवादर पोर्ट है और गवादर पोर्ट में शिपिंग रिलेटेड, और बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, तो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का मतलब ये कि बड़े जहाज वहाँ आएंगे जी जी। और बड़े जहाज वहाँ पे अपना कार्गो डिस्चार्ज करेंगे। छोटे जहाजों में वो फीडर सर्विसेज कहलाती है, उसमें वो गल्फ में और जहाँ भी है यूएई में, तो सर आने वाले वक्तों में तो ये स्टार्ट होने वाला है। वहां से जाएंगे, क्योंकि बड़े जहाजों का एक तो बड़े आजकल बहुत बड़े जहाज बन रहे हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल के हिसाब से, और उसमें कार्गो ज्यादा आता है, और क्योंकि बड़े हैं तो उनको गहराई पानी की ज्यादा चाहिए। तो हमारा माशाल्लाह से जो गवादर पोर्ट है, इट इज वन ऑफ द डीपेस्ट पोर्ट इन द वर्ल्ड, और एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट इन द वर्ल्ड। इट विल हैव इट इज डिजाइंड टू हैव 128 बर्थ्स। ठीक है ना, 128 बर्थ तो होंगे उसके अंदर, बल्कि हैं। और ये बड़े जहाज जब आते हैं तो जाहिर है, और जहाज का कॉन्सेप्ट ये है कि जहाज शुड स्टे इन द पोर्ट फॉर मिनिमम पॉसिबल टाइम। जितने देर ज्यादा रुकेगा उतना पैसे अखराजात बढ़ेंगे, और कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट वुड आल्सो इंक्रीज, जिसके पास जाना है जाहिर। ठीक है। तो इसलिए ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट में ये कॉन्सेप्ट है कि बड़े जहाज आके बड़े पोर्ट में उतार देते हैं, छोटे पोर्टों में जाने के लिए छोटे जहाजों में लोड करके चले जाते हैं, ये जहाज वापस चला जाता है। तो गवादर पोर्ट में इस किस्म की, तो जाहिर है वहाँ पे इट वुड बी अ लॉजिस्टिक बूम ओवर देयर। आप इस चीज से कंसल्ट हैं, तो पाकिस्तान में सी पैक का क्या फ्यूचर है? सी पैक क्या देखें, सी पैक का फ्यूचर तो बहुत अच्छा हो सकता है, और भी होना चाहिए था एट दिस स्टेज, हो रहा है। हाँ, एट दिस स्टेज, क्योंकि हमने सी पैक का स्टार्ट स्लो लिया। देखिए ना, सी पैक इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और चाइना जो है वन बेल्ट वन रोड लेकर भी चल रहा है। वन बेल्ट वन रोड के अंदर सी पैक आता है, ठीक है, और वन बेल्ट वन रोड इज गोइंग थ्रू 60-65 डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है ना, और वो अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन जगह ले जाना चाहते हैं। सही। और पाकिस्तान में सी पैक का इम्पोर्टेंस ये है कि जो गवादर पोर्ट है उसकी बहुत इम्पोर्टेंट लोकेशन है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। ठीक है ना, वो ऐसी जगह है जहाँ से आप जो है अरेबियन सी की तरफ आपको एक्सेस मिलती है। सही। नंबर 1। नंबर 2, आपका जब आप नक्शे पे देखें, आपकी अपोजिट माउथ ऑफ हॉर्मस आता है, और बॉटल नेक बनती है। गवादर पोर्ट बॉटल नेक को अवॉइड करता है, या जहाँ बॉटल नेक होगी वहाँ मूवमेंट स्लो होगी, वल्नरेबिलिटी ज्यादा होती है, ये वहाँ पे आपको करता है। उसके अलावा ये इट इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी कॉरिडोर, बिकॉज जितनी आपकी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कंट्रीज है ना, उनके अंदर जो गैस या तेल या है, उनके पास तो पोर्ट नहीं है इतने कुछ, तो ये है। तो इधर से आपकी अबाउट 30% ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ द एंटायर वर्ल्ड पासेस थ्रू दिस एरिया। तो ये आने वाले वक्तों में पाकिस्तान का एक बेहतरीन और चाइना का फायदा ये है कि चाइना के ईस्ट कोस्ट है एंड वेस्ट कोस्ट है। ईस्ट कोस्ट में उनके पोर्ट्स डेवलप हो चुके हैं, वेस्ट कोस्ट में डेवलपमेंट नहीं हुई है, और अगर वो हिंटरलैंड से मूवमेंट करें तो डिस्टेंस ज्यादा है और टाइम ज्यादा है। ठीक है। अगर डेवलप उन्होंने करना है थ्रू गवादर पोर्ट तो डिस्टेंस जो है कम, उधर अगर 3000 किलोमीटर है, इधर तो 1200-1300 किलोमीटर बन जाता है। सो इट इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस। शिपिंग लाइन से आप मुंसलिक हैं, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम हो गई है बहुत, दूसरे ममालिक जो है ज्यादा कर, आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान का इसमें? शिपिंग लाइन का या एक्सपोर्ट में क्या फ्यूचर देख रहे हैं? आपके तो पास मालूमात होगी ना। हाँ, देखिए जी, एक्सपोर्ट के में तो आपका ने देखना ये है कि आपके पास रॉ मटेरियल किस तरह आ रहा है, सही, और कितने प्रोडक्ट में आ रहे हैं, कितनी कैपेसिटी में आ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं इधर जिन्होंने एक्सपोर्ट प्रोडक्ट कर रहे हैं, उनके पास रिसोर्सेज क्या है, एनर्जी रिसोर्सेज क्या है। लेकिन अगर आपके पास इंटरप्टेड एनर्जी आती है और तो वो
उसके अंदर टाइम में चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। दे मे नॉट बी एबल टू वर्क विद फुल कैपेसिटी। सही। अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने तो उनको काफी मराहत दी है, ठीक है एक्टामा वाले को दिया है जो आपकी गारमेंट इंडस्ट्री है, जी उनको काफी उन्होंने मराहत दी है, टैक्सेशन फ्री की है उनकी, कम की है काफी, उनको इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स का काफी टेक्सटाइल में काफी बेहतरी भी आई है सर। बेहतरी भी आई है। लेकिन जब तक देखें ना, एक चीज बेहतरी देना, एक नी जर्क में दे देना तो ठीक है, एकदम दे दिया, जब तक आप उसको इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करेंगे, सही तरीके से बनाएंगे नहीं, तो वो कोई ना कोई आके खराब कर देगा। किसी का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट आया, वो चेंज कर देगा सिस्टम। सही। IMF वाले आएंगे, वो कहेंगे नहीं ये मराहत आपने गलत दी हुई, कम कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से और लोग भी आपको आपके अंदर बीच में आके उसके अंदर रोड अटका सकते हैं। अगर आपने एक बिल्डिंग की फाउंडेशन मजबूत की है जी तो बिल्डिंग मजबूत रहेगी। लेकिन अगर मैंने कॉस्मेटिक टच दिया है और कॉस्मेटिकली उससे फायदा उठाया है, तो वो टेम्पररी फायदा है। तो हमें जो भी काम करना चाहिए ऐसा मजबूत करना चाहिए कि वो आने वाले दिनों में उसमें और बेहतरी आए, ना कि वो उसको कोई गिरा दे या डैमेज कर सके। ठीक, सही बात। सर हांगकांग में आपने रिवर इंजीनियरिंग कंपनी में भी कंसल्टेंसी की है, तो उसमें और पाकिस्तान की इंजीनियरिंग में क्या आपको लगता है, क्या फर्क है? नहीं, थोड़ा सा मैं आपको इसमें करेक्ट कर लूं। मेरा पाकिस्तान नेशनल शिपिंग में बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। जी बिल्कुल। 2002 में मैं आया था एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है, एंड आई केम इन यूनिफॉर्म ठीक है, for 3 years and I was taken on contract and I became the chairman also of the PNSC। ठीक है, और उसके अंदर मैंने I added about 6 or 7 vessels और under 7 years of age। वाह, और उस वक्त जब मैं आया था तो ज़रा ओल्ड विंटेज की कुछ चंद वेसल्स थी जो कि हमें उनको डिलीट करना ही करना था, क्योंकि वो उनकी कैटेगरी डिलीशन पे आ गई थी। सही, तो अल्लाह ताला ने हेल्प की मुझे, मेरी टीम में अच्छी थी, उनको मैंने ज़रा डायरेक्शन दी, फोकस मूवमेंट कराई, और उसकी वजह से मैंने बहुत थोड़े अरसे में ये 6-7 जहाज ऐड कर लिए, ठीक है, और वो जहाज अभी भी चल रहे हैं। माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, हाँ, क्योंकि मैंने कम उम्र के लिए थे, अंडर 7 years ऑफ एज के लिए थे, और जहाज लेने के लिए भी मैंने कोई गवर्नमेंट से उनसे वो गवर्नमेंट गारंटीज नहीं ली। ठीक है, कुछ मैंने अपनी पैसों से लिए, कुछ मैंने बैंक से लोन से लिए, लेकिन गवर्नमेंट से गारंटीज नहीं मांगी अगेंस्ट दोज लोन। अपने ओन पे किया, अपने ओन पे किया, अपनी ओन स्ट्रेंथ पे किया, ठीक, और उसमें अल्लाह ताला ने बरकत दी, और हमारी कंपनी जो है अभी तक जो है वी आर अर्निंग अबाउट अराउंड 1.5 to 2 billion रुपीस नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जबरदस्त। हाँ माशाल्लाह। तो वहाँ पे मैं काम कर रहा था, तो ये हांगकांग इंजीनियरिंग कंपनी जो है ये पाकिस्तान में है। सही। ठीक है, हाँ, इट इज़ नॉट लोकेटेड इन हांगकांग। ओके, अच्छा, इसका ये था कि ये चाइना पावर हब जनरेशन कंपनी CPHGC कंपनी है, जो कि हब में CPEC का पहला पावर प्लांट, कोल पावर प्लांट है, ठीक है, जो कि हब को पाकिस्तानी कंपनी और चाइनीज गवर्नमेंट की कंपनी मिलके ये प्रोजेक्ट में थे। ठीक है, पहले शेयर जो हबको का था, मेजॉरिटी शेयर होल्डर थे, उन्होंने चेंज करके कम कर दिया, फिर चाइनीज को हो गया। ठीक है, सो इनका कोल आता है, उस कोल को लाने का एक सप्लाई चेन बनी हुई है ठीक है, बड़े, क्योंकि वहां पे बड़ा जहाज नहीं जा सकता जहां ये कोल पावर प्लांट है, ठीक तो है, उन्होंने बाहर गहरे पानी में बड़ा जहाज आता है, वो वहां रुक जाता है। उसके बाद वो फिर छोटे छोटे बार्जेस जो होते हैं जी, उसमें वो लोड करता है, और वो जहां इनका हब प्लांट है उसमें जेटी के पास आके वो आके उतारते हैं। ठीक है, तो ये एक स्मॉल एक सप्लाई chain, चेन हो ठीक गया, है। एक बिग सप्लाई चेन हो गया। सही। सही, तो वो ये जो हांगकांग रिवर है, ये भी चाइनीज कंपनी एक है। अच्छा ठीक है, हाँ, और ये इन्होंने ये जो थी ये हब पावर जनरेशन जो कंपनी है CPHGC, इसने एक इटालियन कंपनी को ये काम दिया था, कोयला लाना सही। और ये छोटा बिग सप्लाई चेन एंड स्मॉल सप्लाई चेन करके जेटी पे हमें कोयला देना। ठीक है, तो वो हो गई बैंकरप्ट, फिर वो खरीद लिए एक चाइनीज कंपनी ने जिसका नाम था हांगकांग। सही। अच्छा, जब वो ये आए तो उनको काफी सारे मराहल पेश आए, क्योंकि उन्होंने वो पूरे प्रोसीजर्स नहीं फॉलो किए थे, ठीक है, और उनके जहाज आके खड़े हो गए थे, और उनको $95,000 पर डे का नुकसान हो रहा था। तो फिर वो मेरे पास आए हेल्प मांगने के लिए, फिर आई हेल्प देम आउट, एंड एट दैट टाइम आई वाज इन PNSC, so it ended over there, but once I left, then they again contacted me
एंड दे सेड कि जी आपने हमारी उधर हेल्प की थी एंड Consultants वी वुड वांट यू टू हेल्प अस आउट। तो फिर वो अभी ये ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उधर वेर एवर दे यूज्ड टू हैव एनी प्रॉब्लम, तो आई यूज्ड टू हेल्प देम आउट एंड गिव देम द नाइस जी, जैसे कि हमारे प्रोग्राम का नाम है सीक्रेट ऑफ सक्सेस, हमने आपको ब्रिगेडियर साहब से मिलवाया, उन्होंने आपको बताया कि उनकी जिंदगी में कितने हर्डल्स आए, कितने जाहिर है जिस जॉब को वो करते हुए आ रहे हैं उसमें तो होते ही मसाइल हैं, ट्रेनिंग के दौरान होते हैं, फिर आपने जैसे बताया कि कश्मीर में जब आप रहे वहां पे आपको काफी मसाइल पेश आए। आज भी अगर आप काम करते हैं तो आज जो हमारा वक्त है, क्या कहेंगे, किस तरह लोगों को एक हौसला के अल्फाज क्या कहेंगे आप? देखिए, बड़ा मुश्किल वक्त चल रहा है, हाँ, कोरोना है, काम नहीं है, कारोबार नहीं है, मशक्कत खराब है, महंगाई बहुत है। देखिए, एक तो एक अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है अपना निज़ाम कि जो चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे आती है, जो नीचे आती है वो ऊपर भी जाती है। सही। नंबर वन, जहाँ पे चैलेंजेस होते हैं वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी आती है। सही। ठीक है। देखे ना, कोरोना में कुछ इंडस्ट्रीज रैपिडली डिस्ट्रॉय हुई हैं, अब बैंकरप्ट हो गई हैं, और कुछ नई कंपनीज ऊपर आ गई हैं और कुछ पुरानी कंपनीज थी वो ऊपर चली गई। सही। तो आपने देखना होता है कि एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, सही। तो आपने सिल्वर लाइनिंग देखनी होती है कि क्या है, ठीक है। और उसके ऊपर आपने अमल करना होता है। सही। ठीक है ना? अगर आपने अमल सही नहीं किया और आपके पहले भी कॉन्सेप्ट सही नहीं थे तो आप यू विल क्रैश। अगर आपका कॉन्सेप्ट है सही, आप उसके अंदर से अपॉर्चुनिटीज निकाल लेते हैं। अभी देखे ना, ऑनलाइन बिजनेस शुरू हो गई है, बिल्कुल। ठीक है ना। अब इफ आई एम अ कंपनी ओनर तो मैं तो ये करूंगा कि अब मैं वर्किंग फ्रॉम होम वाले पे ले जाऊंगा। सही। उससे मेरा किराया ऑफिस का, बिल्कुल। ऑफिस की बिजली, सही। जो पेट्रोल गाड़ी का मैं देता हूँ वो मैं कम दूंगा। सही है। ठीक है ना। एक आध मैं ऑफिस रखूं और जिसके अंदर मैं कहूंगा कि वंस वील हैव अ मीटिंग फेस टू फेस, सारा कुछ। और ऑनलाइन इतना इम्प्रूव कर गया है कि आपको सबका पता है कि वो बैठ के काम कर रहे हैं, बिल्कुल हाँ, ऐसे ही है, और पूरी वो दुनिया में ये हो नहीं रहा हो, है। चीटिंग नहीं कर चीटिंग सकता। नहीं कर सकते। ठीक है, वो ड्रेस कोई और पहन के कर रहा हो, लेकिन जब वो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस कॉल में आएगा तो वो ड्रेस भी सही पहनता है। हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह सही रहे है, हैं। हाँ। और सर, क्योंकि आपके साथ इतनी इंटरेस्टिंग बातें उनके होती रही और सितारे टाइम का इम्तियाज का भी पता चला हाँ, नहीं, कि सितारे इम्तियाज के का बारे में भी बताएं थोड़ा कुछ, सा कि जब बता आपको दें। मिला हाँ, तो मिलिट्री आपको सितारा इम्तियाज मिला तो किस उस पे मिला और आप क्या जज्बात देखिए थे उस टाइम पे आपके एक सर्विस रिकॉर्ड होता है सही। ठीक जो वो मेंटेन करती हैं हमारे जनरल हेडक्वार्टर्स, जी, और वो आपका ट्रैक रिकॉर्ड पूरा देखते हैं, ठीक है। जिसके अंदर आपकी कश्मीर की सर्विस, आपका कोर्सेज का रिपोर्ट, ठीक है। आपकी वैसी रिपोर्ट, ओवरऑल परफॉर्मेंस, ओवरऑल आपका डिसिप्लिन, आपकी कैरेक्टर क्वालिटी, हमारे यहाँ कैरेक्टर बिल्डिंग और उस पर बड़ा जोर होता है। ठीक है। तो वो सारी चीजें देखते हुए, और यू हैव टू मेक अ सर्टेन मेरिट, आपको एक आपकी दे आर देन कन्वर्टेड इनटू क्वांटिफाइबल फिगर्स। सही। ठीक। तो अगर आप उस फिगर्स के अंदर आ जाते हैं तो फिर आपको इन रिकग्निशन ऑफ योर गुड सर्विस सही। द आर्मी अलॉट्स यू, गिव यू अवार्ड्स यू विद सितारे इम्तियाज मिलिट्री। वेरी नाइस जी, सर ने बहुत से काम किए हैं। आखिर में सर कुछ मैसेज देना चाहेंगे लोगों को आप? क्योंकि टाइम बताएं, हमारा टाइम कम है, खत्म। कोई ऐसा मैसेज जो वाकई आज के यूथ के लिए और लोगों के लिए जो बिल्कुल मैं ज़रूर देना चाहूँगा। देखें जी, सक्सेस ज़िंदगी में लेने के लिए 3-4 उसूल हैं। जी, सबसे पहले तो आपको डिसिप्लिन होना चाहिए, आपका सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए, नंबर 1। सही। नंबर 2, आपका फेथ होना चाहिए अपने अंदर, सही। और जो आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर, और अबव ऑल अल्लाह पे फेथ होना चाहिए। सही। जी, नंबर 2, आपको अपने पर एतमाद होना चाहिए, और इतना खुद एतमाद होना चाहिए कि ये मैं काम कर रहा हूँ, कर लूँगा। ठीक है। नंबर 4, आपको फोकस होना चाहिए। सही। ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप फोकस नहीं है, इनकंसिस्टेंट हैं अपने काम करने में, तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। सही। बिल्कुल ठीक है ना। आपने किसी के साथ चीटिंग करके अगर आप आगे जाने की कोशिश भी करेंगे तो अल्लाह ताला का निज़ाम है, आपको रोक देता है। बिल्कुल, बहुत ठीक अच्छी है ना। बात जी, और बिल्कुल। ऐसे टाइम पे रोकता है कि जब आप टूट जाते हैं। बिल्कुल। इसलिए बिल्कुल। मेरी यही है कि किसी को नीचा दिखा के, किसी के पीठ पे खंजर लगाकर, ठीक है। किसी को के खिलाफ बात करके, अपना नंबर बढ़ा के, ठीक है। ये सारे आपको कहीं नहीं ले जा सकते। आपको फेथ होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए,
टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन इन टाइम, डिसिप्लिन इन फाइनेंस मैनेजमेंट। बिल्कुल सही। आपको कामयाब होने के लिए जी वक्त का पाबंद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जो आपके काम है, अपने काम के साथ आपको ईमानदार होना चाहिए। सर से भी आज हमने बहुत कुछ सीखा और हमेशा आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आया होगा आपको पसंद। इजाजत दीजिए मुझे इमाद साहब को। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।